हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मेंडल ने अपनी ख्याति को तो सुन नहीं सका, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनके किए गए प्रयोगों को पुनः उस पर ध्यान दिया, दोहराया और सत्य पाया, और उन्हीं के नाम पर उन नियमों को रखा गया। मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, इसलिए उनको मरने के बाद ख्याति मिली। यही दुख की बात है। चलिए चलते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बच्चों, तो मेंडल गेव द बेस ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की नींव डाली। मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव डाली, जबकि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग केवल बेटसन ने किया था, लेकिन इसकी बेसिक जो है बेस दिया मेंडल ने। तो गिव द बेस द जेनेटिक्स बाय द मेंडल अकॉर्डिंग टू 3 लॉ, और इसके 3 नियम हैं। मेंडल के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे बच्चों आनुवंशिकता से संबंधित, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मक शुद्धता का नियम इसको कहते हैं। मेंडल के द्वितीय नियम को युग्मक शुद्धता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाइहाइब्रिड क्रॉसेज, ये द्विसंकर क्रॉस। और मेंडल के प्रथम नियम को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस कहते हैं। तो इनके लॉ इंटर रिलेटेड टू डायरेक्टली डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज, द्विसंकर और एक संकर क्रॉस से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, मेंडल के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहला नियम आज पढ़ा जाए। इसमें प्रभाविता का नियम, इससे स्पष्ट है कि मेंडल ने अपने नियम में मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज का उल्लेख किया था, एक संकर संकरण कराया था, जिसमें एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उसकी तने लंबाई पर। तो मटर अपने इस प्रयोग में एक विरोधी लक्षण लिया, एक पौधा लंबा लिया तो दूसरा पौधा बौना लिया। क्या लिया? लंबा, और दूसरा बौना लिया। लंबाई का जीन कैपिटल टीटी, बौनेपन का जीन स्मॉल टीटी। तो पेरेंट प्लांट क्या थे? टाल और ड्रॉप, लंबे और बौने पौधे थे। ये पेरेंटल प्लांट बच्चों पैतृक पौधे ये हैं। इसमें जो है ये क्रॉस कराए तो देखे कि लंबाई का लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, लेकिन बौनेपन का लक्षण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लंबाई के लक्षण का जीन कैपिटल टी जीन बौनेपन के लक्षण के जीन स्मॉल टी जीन को एक्सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, जिससे कैपिटल टी जीन के लक्षणों का तो प्रदर्शन हो पाता है, लेकिन स्मॉल टी जीन के लक्षणों का प्रदर्शन नहीं हो पाता है। इस तरह से एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी रहता है, और इसी कारण इस नियम का नाम उन्होंने प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा या रखा। तो चलिए देखते हैं, ये मेंडल अपने इस नियम में एक जोड़े विपरीत लक्षण को लिया, जैसे लंबे और बौने पौधे का क्रॉस, या इसी को लाल पुष्प और सफेद पुष्प के क्रॉस के रूप में जाना जा सकता है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के क्रॉस में तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लाल पौधे, लाल पुष्प देने वाले पौधे उत्पन्न हुए,
मेंडल को ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि सभी के सभी लाल पौधे क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि लाल पुष्प का जीन जो है ये कैपिटल आर सफेद पुष्प के जीन स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसीलिए प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में सभी पौधे ऐसे उत्पन्न हुए जो लाल पुष्प देने वाले थे। इसी के आधार पर उन्होंने इस नियम को प्रभाविता का नियम नाम रखा। चलिए चलते हैं बच्चों, इसमें इन्होंने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लंबे और बौने पौधे को लिया है। लंबाई का लक्षण प्रभावी लक्षण और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण है। ये पेरेंट प्लांट है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, जिनके जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब इसमें युग्मक जनन क्रिया के लिए आरडी रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बच्चों युग्मकों का निर्माण कराया गया। ये युग्मक बने हैं, दोनों युग्मकों का फर्टिलाइजेशन संलयन कराया जाता है, या क्रॉस के तहत देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका क्रॉस ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी के सभी ये पौधे F1 जनरेशन के F1 पीढ़ी के टाल हुए। क्या हुए? ये लंबे हुए, सभी के पौधे लंबे हुए, सभी पौधे। इसको क्रॉस द्वारा, चेकर बोर्ड द्वारा भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह से। इधर सपोज करिए कि डोमिनेंट जीन ये युग्मक है कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी युग्मक है, जिसको आप इस रूप में दे सकते हैं। ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, जिसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऑल टॉल प्लांट। सभी के सभी लंबे पौधे हुए। क्या हुए बच्चों? लंबे पौधे। तो इस चेकर बोर्ड से यह स्पष्ट है कि ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, सभी के सभी लंबे पौधे हुए प्रथम पीढ़ी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। ये अपने लक्षणों को तो प्रदर्शित होने देता है, लेकिन इसके लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देता है। इसलिए कैपिटल टी जीन के एक्सप्रेस करने पर स्मॉल टी जीन के लक्षण अर्थात बौनेपन का लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। तो एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी है, जिससे दूसरा लक्षण अपने प्रदर्शित नहीं हो पाता है प्रथम पीढ़ी में। इसी के आधार पर मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम दिया। बच्चों लिखेंगे कैसे? जब मेंडल ने अपने क्रॉस में एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, लंबे और बौने पौधे को लेकर क्रॉस कराया, तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे हो गए, क्योंकि लंबाई का जीन कैपिटल टी है और बौनेपन का जीन स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी जीन स्मॉल टी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी है, जिसके कारण लंबाई का लक्षण प्रथम पीढ़ी में तो प्रदर्शित होता है, लेकिन बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। इसीलिए लंबे पौधे उत्पन्न हुए, कोई बौना पौधा नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन ये हाइब्रिड थे। देख रहे हैं इसमें जीन दोनों हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ वही चीज क्रॉस से दिखाया गया है। ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। इसीलिए मेंडल ने इस आधार पर इस नियम को उपरोक्त चेकर बोर्ड से स्पष्ट है कि लंबाई का लक्षण बौनेपन के लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। लंबाई का जीन कैपिटल टी बौनेपन के जीन स्मॉल टी पर पूर्ण रूप से
प्रभावी है। इसलिए कैपिटल टी जीन अपने लक्षणों का प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शन होने देता है, लेकिन स्मॉल टी के जीन का लक्षणों का प्रदर्शन नहीं होने देता है। यही कारण है कि प्रथम पीढ़ी में दोनों जीन के होते हुए भी केवल सभी के सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए। इसी तरह से मेंडल ने लाल पुष्प, मटर के लाल पुष्प और सफेद पुष्पों को लेकर क्रॉस कराया तो देखा ये रेड फ्लावर, देखिए एक्सपेरिमेंट 2 है, ये कैपिटल RR और इसका क्रॉस स्मॉल RR से कराया गया है। ये रेड फ्लावर लाल पुष्प है और ये व्हाइट फ्लावर सफेद पुष्प है जिसका जीन स्मॉल RR है। ये पीपी है, पैरेंट प्लांट है। इनके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप RD के फलस्वरूप जो है ये गैमीट बनते हैं कैपिटल RR और इसके गैमीट बनते हैं स्मॉल RR। स्मॉल RR और दोनों में जब संलयन होता है चेकर बोर्ड बनाया जाता है बच्चों। चेकर बोर्ड बनाया जा रहा है तो देख रहे हैं कि इधर जो है व्हाइट फ्लावर के गैमीट हैं और इधर जो है ये आपके रेड फ्लावर के गैमीट हैं। ये कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R और ये कैपिटल R बन रहे हैं। इसके साथ ये स्मॉल r व्हाइट फ्लावर का है, लेकिन सभी के सभी रेड फ्लावर, सभी के सभी रेड फ्लावर F1 जनरेशन में मिला, प्रथम पीढ़ी में मिला बच्चों। तो मेंडल ने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब लाल पुष्पों को लिया और सफेद पुष्पों को लिया मटर के और दोनों में क्रॉस कराया, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर क्रॉस है, क्योंकि एक जोड़े विपरीत लक्षण हैं। ये लाल पुष्प जो है और सफेद पुष्प, लाल के विपरीत सफेद है, एक दूसरे के अपोजिट लक्षण है। तो रेड फ्लावर लाल पुष्प का जीन कैपिटल RR और सफेद पुष्प व्हाइट फ्लावर का जीन स्मॉल RR है। कैपिटल R जो है स्मॉल R पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसीलिए प्रथम पीढ़ी में जो है सभी के सभी ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो केवल रेड फ्लावर ही दिए, व्हाइट फ्लावर नहीं दिए। अर्थात रेड फ्लावर का जीन कैपिटल R व्हाइट फ्लावर के जीन स्मॉल R पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। कैपिटल R स्मॉल R जीन को एक्सप्रेस कर दिया, जिससे स्मॉल R अपने लक्षणों का प्रदर्शन प्रथम पीढ़ी में नहीं कर पाया। इसीलिए बच्चों सभी के सभी ऐसे पौधे उत्पन्न हुए प्रथम पीढ़ी में जो लाल पुष्प देने वाले हैं। दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि इस पहले प्रयोग में लंबाई का लक्षण बौनेपन के लक्षण पर प्रभावी है, दूसरे प्रयोग में लाल पुष्प का लक्षण, पुष्प का लाल रंग का लक्षण पुष्प के सफेद रंग के लक्षण पर प्रभावी है। कैपिटल R जीन स्मॉल r जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसी के आधार पर मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा। परिभाषा में दे सकते हैं कि जब इन्होंने मेंडल अपने इस प्रयोग में एक विपरीत जोड़े लक्षणों को रखा तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी रहा। इसलिए प्रथम पीढ़ी में जो है केवल एक ही लक्षणों का प्रदर्शन हुआ। जैसे लंबे और बौने मटर के पौधे को लिया तो लंबाई का लक्षण बौनेपन के लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी रहा। इसलिए प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए, क्योंकि लंबाई का जीन कैपिटल T बौनेपन के जीन स्मॉल t पर प्रभावी रहा। इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में लाल पुष्प का जीन कैपिटल R इस सफेद पुष्प के जीन स्मॉल r पर पूर्ण रूप से प्रभावी रहा। फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी ऐसे पौधे उत्पन्न हुए मटर के जो केवल लाल ही पुष्प दिए। इस तरह से एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी रह रहा है प्रथम पीढ़ी में। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस रखा। तो बच्चों इस नियम को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो है
एक्सपेरिमेंट 1 है लंबे और बौने पौधे का क्रॉस, और एक्सपेरिमेंट 2 है रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस, लाल और सफेद पुष्प का क्रॉस। इन लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता के नियम से मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज एक संकर संकरण की पुष्टि होती है, क्योंकि इस नियम में दोनों एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जा रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट प्रयोग में लंबा पौधा है जिसका जीन कैपिटल टीटी है, और बौना पौधा है जिसका जीन स्मॉल टीटी है। अब बच्चों, इसी के आधार पर मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम रखा। अब हम लोग इसके कुछ अंतर देख लें। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण आप लोगों को बताया गया था। तो ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण, रेड फ्लावर लाल पुष्प का रंग का लक्षण, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं उनको अप्रभावी लक्षण जो है रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। और ऐसे जीन जिनके कारण ये दिखाई देते हैं प्रभावी जीन, जिनके कारण नहीं दिखाई देते अप्रभावी जीन, जैसे प्रभावी लक्षण लंबाई का लक्षण है डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कैरेक्टर बौनेपन का है। प्रभावी जीन कैपिटल टीटी है, और अप्रभावी जीन रिसेसिव जीन जो है स्मॉल टीटी है। इस तरह से बच्चों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर भी समझ गए आप, और प्रभावी और अप्रभावी जीन में भी समझ गए। एक संकर संकरण भी समझ गए कि जब एक जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर उनका आपस में संकरण कराया जाता है तो इस तरह के संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज या एक संकर संकरण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पहला नियम पढ़ लिए, मेंडल के प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखें कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम आज खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि पृथक्करण के नियम में मेंडल ने इन्हीं अफोन प्लांट इसी प्रथम पीढ़ी के पौधों को लेकर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कराया था। तो देखा था कि एक निश्चित अनुपात से जो युग्मक अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको युग्मक अलग हो जाते हैं, इसीलिए पृथक्करण का नियम। लेकिन जो युग्मक अलग होते हैं वो 100% प्योर होते हैं, इसीलिए द्वितीय नियम को प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। तो इस दूसरे लॉ को अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। बच्चों, वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, 1 से 2 बार देखें। बहुत ही जेनेटिक्स का ये पॉपुलर टॉपिक है और इसको लर्न करके नोट तैयार कर लें। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें।